उद्देश्य हरियाणा और भारत के प्राचीन इतिहास की एक ऐसी फाउंडेशनल क्लास तैयार करना है जो हर बुनियादी सवाल का जवाब दे सके। और देखो, इस पूरी कक्षा का नियम बहुत सीधा रहेगा। हम किसी भी भारी भरकम और जटिल शब्दावली के बोझ तले नहीं दबेंगे। हर उस चीज के पीछे का क्यों और कैसे समझेंगे, जिसे अक्सर सिर्फ रटने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतिहास की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उस समय रेखा मतलब टाइमलाइन को समझना होगा जिसे इतिहासकारों ने हमारे लिए तैयार किया है। सही बात है। किसी भी विषय की नींव रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम इस पुरानी नोटबुक के सबसे पहले पन्ने को देखें तो वहां बहुत ही सुंदर लिखावट में इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। लेकिन ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये संचार और साक्ष्यों के विकास की कहानी है। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ बीता हुआ कल मान लेते हैं, लेकिन अकादमिक स्तर पर इतिहास का मतलब है वह बीता हुआ कल जिसका हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य या सबूत है। साक्ष्य मतलब एविडेंस, राइट? बिल्कुल। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं। यह वो दौर है जब इंसान पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। उस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ उनके इस्तेमाल किए गए पत्थर, गुफाओं के चित्र या हड्डियां हैं। पाषाण काल यानी पत्थरों का युग इसी का उदाहरण है। और दूसरा हिस्सा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। ये वो दिलचस्प दौर है जब इंसान ने लिपियों का आविष्कार तो कर लिया था, उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी, लेकिन हमारी आज की तकनीक और हमारे इतिहासकार उन लिपियों को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। एकदम सही। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। वहां से हमें मोहरें मिली हैं, बर्तन मिले हैं जिन पर कुछ चिन्ह उकेरे गए हैं, लेकिन वे क्या कह रहे हैं ये आज भी एक रहस्य है। और अंत में आता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, जिसका सब कुछ पढ़ा जा चुका है। हाँ, ये वो समय है जिसके लिखित साक्ष्य हमें मिले भी हैं और हमने उन्हें सफलतापूर्वक पढ़ भी लिया है, जैसे कि वैदिक काल से लेकर आज तक का समय। इसे समझने के लिए हम विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही सीधा उदाहरण ले सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस क्लास की तरह है जहां किसी ने कोई नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ यादें और कुछ निशान बाकी हैं। हाँ, अच्छी एनालॉजी है ना? और आद्य ऐतिहासिक काल बिल्कुल किसी डॉक्टर की पर्ची की तरह है, जो लिखी तो गई है, साक्ष्य सामने है, पर उसे कोई आम इंसान पढ़ नहीं सकता। और ऐतिहासिक काल एक छपी हुई बिल्कुल साफ किताब की तरह है जिसे हर कोई पढ़ और समझ सकता है। इस एनालॉजी को अगर एक कदम और आगे ले जाएं तो डॉक्टर की पर्ची वाले दौर यानी आदि ऐतिहासिक काल में भले ही हम अक्षर नहीं पढ़ सकते, लेकिन पर्ची के कागज और स्याही से हम डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पुरातत्ववेद यही करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर अगर हम इन तीनों कालों का एक फ्लोचार्ट बनाएं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास सिर्फ समय का बहाव नहीं है, बल्कि ये सूचनाओं के दर्ज होने के तरीके का विकास है। तो चलिए सबसे पहले उस युग की बात करते हैं जहां कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल, वह दौर जब इंसान का सबसे बड़ा हथियार और औजार सिर्फ एक चीज थी, पत्थर। मैं सोच रही हूँ कि पाषाण युग की उस दुनिया में सर्वाइवल कैसे हो रहा था। पाषाण काल का मनुष्य मूल रूप से एक आखेटक यानी शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। वो अपना भोजन खुद नहीं उगाता था, बल्कि जो प्रकृति में उपलब्ध था उसे इकट्ठा करता था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर सामान्य ज्ञान का आधार बनता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी? आज वाली लोहे की कुल्हाड़ी जैसी नहीं, ये आज वाली लोहे की कुल्हाड़ी जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया एक भारी औजार था। अच्छा। जिसे हाथ से पकड़ के इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, और अगर हम भारत के नक्शे पर इसे देखें तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने वर्ष 1863 में की थी। पलवरम नामक स्थान से प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति खोजी गई थी। पलवरम से? हाँ। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि इसने साबित कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मानव विकास की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी दुनिया के अन्य हिस्सों में। लेकिन हमारी इस नोटबुक में पाषाण काल के विकास को दर्शाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्केच बना है। बड़े और भारी पत्थरों के चित्र के ठीक बगल में एकदम छोटे, नुकीले और बारीक तराशे गए पत्थरों के चित्र बने हैं, जिनके नीचे माइक्रोलिथ लिखा है। तो इंसान ने अचानक अपने औजारों को इतना छोटा क्यों कर दिया?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं से क्यों और कैसे का विज्ञान शुरू होता है। माइक्रोलिथ का अर्थ है लघु अश्म या छोटे पत्थर। ये बदलाव मध्य पाषाण काल में आया। इसका कारण असल में जलवायु परिवर्तन था। जब धरती का तापमान थोड़ा गर्म हुआ तो विशालकाय जानवर खत्म होने लगे और उनकी जगह हिरण, खरगोश या पक्षियों जैसे छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवरों ने ले ली। मतलब एक भारी पत्थर की कुल्हाड़ी लेकर आप एक तेज भागते हुए हिरण का शिकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो दूर से फेंका जा सके और हल्का हो। हाँ, इंसान ने यही महसूस किया कि बड़े पत्थरों की तुलना में छोटे नुकीले औजारों को लकड़ी की डंडियों पर बांधकर ज्यादा घातक हथियार बनाए जा सकते हैं। इसीलिए माइक्रोलिथ को हम पाषाण काल का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ काटने के लिए नहीं, बल्कि छीलने, छेद करने और तीर के आगे लगाने के लिए भी होने लगा। और तीर धनुष की बात से मुझे एक बहुत ही तार्किक उलझन याद आती है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि इंसान ने कुल्हाड़ी बना ली, शिकार करने की जटिल तकनीक निकाल ली, तीर और धनुष जैसी एरोडायनेमिक चीज का आविष्कार कर लिया, लेकिन पहिया, जो यातायात का सबसे बुनियादी साधन है, उसे बनाने में इंसान को नवपाषाण काल तक का इतना लंबा समय लग गया। क्या किसी ने उस समय गोल पत्थर को लुढ़कते हुए नहीं देखा होगा? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। ये सवाल कई बार उठता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और इंसानी जरूरतें इसे स्पष्ट करती हैं। देखिए, शुरुआती इंसान घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और घाटियों में रहता था। ऐसे रास्ते पर पहिया किसी काम का नहीं है। ओहो। हाँ, पहिए को चलने के लिए एक समतल सतह या सड़क की जरूरत होती है। उस समय पहली प्राथमिकता थी शिकार करना और खुद को जंगली जानवरों से बचाना, इसलिए हथियार पहले बने हैं। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है श्रोताओं के लिए। पहिया तब तक उपयोगी नहीं है जब तक आपके पास उसे चलाने के लिए रास्ता ना हो। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पहिए का सबसे पहला इस्तेमाल यातायात के लिए नहीं हुआ था। अच्छा, तो फिर किस लिए हुआ था? नवपाषाण काल में जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो उसे अनाज रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी। पहिए का सबसे पहला और क्रांतिकारी उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक के रूप में हुआ था। यातायात के लिए इसका इस्तेमाल तो बहुत बाद में शुरू हुआ। ये नवपाषाण काल सच में इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शिकार से खेती तक का सफर। हमारी नोटबुक के उस की कॉन्सेप्ट्स वाले सेक्शन में, जहां वो बुलेट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के आगे एक हाथ से बना सुंदर सा चेक मार्क लगा है। हाँ, और ये सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति थी। इसी काल में इंसान ने एक जगह टिक कर रहना यानी स्थायी निवास विकसित किया। नवपाषाण काल में ही कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा बदलाव था वो था पशुपालन। कुत्ता पाला था ना सबसे पहले? हाँ, इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कुत्ता शिकार में मदद करता था और खतरे के प्रति सचेत करता था। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिलने शुरू हो जाते हैं। और जहां तक मुझे याद है, चित्रकला का भी इसी समय विकास हुआ। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, जो अपनी प्राचीन चित्रकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, वे भी इसी मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की गुफाएं एक तरह से उस समय के इंसान का जैसे आज का इंस्टाग्राम या डायरी कह लीजिए, जहां उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन, शिकार और जानवरों के चित्र बनाए। और जब हम निवास की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जो होम से गड्ढा आवास यानी जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाए गए घरों के साक्ष्य मिले हैं, ताकि ठंड से बचा जा सके। बिल्कुल, ये ठंड से बचने का एक बेहद वैज्ञानिक तरीका था। वहीं बिहार के चिरांद से हड्डियों के बने उपकरणों के भारी मात्रा में साक्ष्य मिले हैं। और इसी पुरापाषाण से नवपाषाण काल की लंबी यात्रा के बीच, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसान खेती और बर्तनों से अपनी जिंदगी बदल रहा था, तब हमारे अपने क्षेत्र यानी हरियाणा की जमीन पर क्या चल रहा था? यहीं पर वो रहस्य खुलता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में, विशेषकर पिंजौर, सुकेंडी और कालका के आसपास, डॉक्टर पिलग्रिम द्वारा किए गए उत्खनन में एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। कार्बन और भूवैज्ञानिक परीक्षणों से यह सामने आया कि ये खोपड़ी लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। 1.5 करोड़ वर्ष! सच में श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जिस पिंजौर गार्डन या शिवालिक की पहाड़ियों पर लोग सप्ताह बिताने जाते हैं, वो असल में मानव जीवन के सबसे शुरुआती पन्नों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि हमारा ये क्षेत्र मानव विकास के क्रमिक चरणों का गवाह रहा है।
बिल्कुल। और ये हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। और सिर्फ शिवालिक ही नहीं, दक्षिण हरियाणा के अरावली क्षेत्र में भी हलचल थी। फिरोजपुर, झिरका और कोटला जैसे स्थानों से बहुत ही चिकने, गोलदार और चमकदार पत्थर मिले हैं। नदी के पत्थर भी तो गोल होते। हाँ, लेकिन प्राकृतिक रूप से नदियों में घिसकर गोल हुए पत्थरों और इंसान द्वारा जानबूझकर रगड़कर बनाए गए औजारों में फर्क होता है। ये पत्थर स्पष्ट रूप से प्राचीन मानव की उपस्थिति और उनके द्वारा औजार बनाने की कला को दर्शाते हैं। ये अद्भुत है। और अगर इस खोज को हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पूरे भारत की बात करें तो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और ये भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि भारत में खोजा गया प्रथम मानव नीग्रोइड प्रजाति से संबंधित था। ये सब हमें बताता है कि प्रागैतिहासिक काल की जड़ें हमारी अपनी जमीन में कितनी गहरी धसी हुई हैं। तो पत्थरों के इस लंबे, रोमांचक लेकिन बिना किसी लिखित रिकॉर्ड वाले दौर को समझने के बाद अब हम अपनी क्लासरूम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हमने डॉक्टर की पर्ची कहा था, आद्य ऐतिहासिक काल। वो समय जब लोगों ने सिर्फ बस्तियां नहीं बसाईं, बल्कि एक पूरी उन्नत सभ्यता खड़ी कर दी। और इतिहास की उस महान सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती और सबसे प्रमुख नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फले फूले थे। हाँ, इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, जिसे वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा था। आज ये स्थान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। एक बात जो हमेशा से कई विद्यार्थियों को उलझन में डालती है, वो ये है कि क्या हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक ही शहर के दो अलग-अलग नाम हैं? ये बहुत ही आम गलतफहमी है, जिसे आज की इस फाउंडेशनल क्लास में दूर करना बहुत जरूरी है। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक नहीं बल्कि इस विशाल सभ्यता के दो अलग-अलग बड़े और प्रमुख नगर थे। जैसे आज दिल्ली और मुंबई दो अलग-अलग महानगर हैं। बिल्कुल वैसे ही हड़प्पा की खोज के ठीक एक साल बाद यानी वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। जब हम इस सभ्यता के समय काल की बात करते हैं तो अक्सर किताबों में अलग-अलग तारीखें देखने को मिलती हैं। एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ कि इस सभ्यता का सटीक समय कैसे तय किया गया? आमतौर पर किताबों में इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया जाता है, लेकिन विज्ञान हमें ज्यादा सटीक जवाब देता है। इसके लिए कार्बन 14 यानी C14 डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया गया। ये C14 डेटिंग काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मोबाइल फोन की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। हर जीवित चीज के अंदर कार्बन 14 नाम का एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। जब कोई इंसान, जानवर या पेड़ मर जाता है तो उसके अंदर मौजूद ये कार्बन 14 एक तय रफ्तार से कम होने लगता है, यानी डिस्चार्ज होने लगता है। अच्छा। वैज्ञानिक किसी भी प्राचीन हड्डी या लकड़ी में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापकर ये बता सकते हैं कि वो चीज कितने हजार साल पुरानी है। इसी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सटीक समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। ये वाकई कमाल की तकनीक है। अब अगर हम अपनी उस काल्पनिक नोटबुक के पन्नों को पलटें तो आगे के निचले हिस्से में उस कंपैरेटिव ग्रिड में कुछ बहुत ही दिलचस्प वाटर कलर स्केच बने हैं। ये वे चीजें हैं जिन्होंने सभ्यता के लोगों की जिंदगी को एक नया आकार दिया। जैसे वहां एक तांबे के बर्तन का चित्र है। हाँ, और ये चित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाषाण काल के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु को खोजा और उसका प्रयोग किया वो तांबा था। उन्होंने पत्थर के औजारों को छोड़कर धीरे धीरे तांबे के औजार और बर्तन बनाने शुरू किए। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। नोटबुक में तांबे के साथ ही एक कुत्ते का चित्र भी बना है और उसके ठीक नीचे धान की बालियों का स्केच है। कुत्ता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भी सबसे प्रमुख पालतू पशु बना रहा। और जहां तक धान या कृषि की बात है तो ये इस सभ्यता की रीढ़ थी। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ क्यों इतना खास है? मेहरगढ़ के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के निरंतर साक्ष्य मिले हैं। यानी ये एक ऐसा गांव था जो हजारों सालों तक लगातार आबाद रहा। और अगर हम सिर्फ चावल की बात करें तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के कोलहिदा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इन सब में हरियाणा का नाम कहाँ जुड़ता है?
क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि ये जमीन इतिहास के गहरे राज छुपाए हुए है। हरियाणा का स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही गौरवशाली है। इस पूरे सभ्यता का जो सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है वो हरियाणा का भिराणाना है। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने सिंधु सभ्यता के केंद्र को लेकर इतिहासकारों का नजरिया ही बदल दिया। अरे वाह! इसके अलावा हरियाणा में राखी गढ़ी, जिसे राखी का टीला भी कहा जाता है, एक और बेहद विशाल और महत्वपूर्ण स्थल है। राखी का टीला संपूर्ण नवपाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित है और हालिया खुदाइयों से पता चला है कि ये इस सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक था। तो अगर भिड़ाना, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसे इतने बड़े नगर मौजूद थे, तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी सभ्यता का दायरा कितना बड़ा था? मतलब इसका विस्तार कहाँ तक था? इसका विस्तार आज के लिहाज से भी अकल्पनीय था। अगर हम इसकी सीमाओं को एक नक्शे पर उकेशें तो पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली थी, जो हिंडन नदी के तट पर है। पश्चिम में ये बलोचिस्तान के सुतका गैंडोर तक थी, जो दाश्क नदी के किनारे बसा था। काफी बड़ा एरिया है ये। हाँ, और उत्तर की तरफ ये जम्मू कश्मीर के मांडा तक विस्तृत थी, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और इस पूरी विशाल सभ्यता का जो सबसे छोटा पुरातात्विक स्थल खोजा गया है, उसका नाम अल्लादीनो है। इतनी विशाल सभ्यता जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली थी, वो जमीन के नीचे दब गई। हमें ये सब खोजना कैसे आया? ये सब मुमकिन हुआ पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी की वजह से। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इस दिशा में वैज्ञानिक प्रयास शुरू किए थे। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, और ये तथ्य भी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में पुरातत्व विभाग की विधिवत स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात होती है तो इसके नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग का जिक्र जरूर आता है। मैं जब भी इसके बारे में पढ़ती हूँ तो इसकी तुलना आज के चंडीगढ़ या किसी भी मॉडर्न सेक्टर वाले शहर से किए बना नहीं रह पाती। क्या वाकई में हजारों साल पहले लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का इतना ज्ञान था? ये बिल्कुल सच है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता उनका नगर नियोजन ही थी। वहां के नगर, कस्बे और गांवों की गलियां बहुत चौड़ी और बिल्कुल सीधी होती थीं। वे बेतरतीब नहीं बसी थीं। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। आज के शहरों की तरह ग्रिड सिस्टम बिल्कुल, और घरों से गंदा पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। और शायद उनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह भी था। हाँ, और उस बंदरगाह का नाम था लोथल। लोथर गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। वहां से बड़े बड़े जहाज आते जाते थे। लेकिन लोथल से एक और बहुत ही दिलचस्प चीज मिली है, एक तराजू का साक्ष्य। तराजू? हाँ, तराजू का मिलना यह साबित करता है कि उन लोगों को नापतोल का बहुत ही सटीक ज्ञान था। उनका व्यापार किसी अंदाजे पर नहीं बल्कि एक तय मानक पर चलता था। एक तराजू और सीधे रास्ते तो उनकी तरक्की दिखाते हैं, लेकिन मैंने सुना है लोथल से कुछ ऐसा भी मिला है जो एक गहरा रहस्य है। हाँ, आप शायद उन कंकालों की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। लोथल से उत्खनन के दौरान एक ही कमरे के अंदर से 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। अब यह कोई महामारी का परिणाम था, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए लोग थे, या कोई पारिवारिक त्रासदी थी? पुरातत्वविद आज भी इस पर शोध कर रहे हैं। यही इतिहास की वो अनसुलझी गुत्थियां हैं जो इसे रोमांचक बनाती हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। क्या इन मुख्य नगरों के अलावा भी कुछ और शहर थे जो इस सभ्यता का हिस्सा थे? बिल्कुल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और राखीगढ़ी के अलावा चन्हूदड़ो, बनावली, कालीबंगा, सुरकोटता जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण शहर थे, और हर शहर की अपनी एक अलग खूबी थी। जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो ये जानकर बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी ये प्राचीन सभ्यता विश्व की अन्य महानतम सभ्यताओं जैसे कि चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बिल्कुल समकालीन थी। समकालीन मतलब एक ही समय काल में? हाँ, और कई मायनों में, जैसे कि नगर नियोजन के मामले में, ये उन सबसे कहीं ज्यादा उन्नत थी। तो आज की इस क्लासरूम